हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, कल हमारी जो क्लास हुई थी प्रश्नावली 1 की, उसमें इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें कुछ बातें भी बताई थी। और जो पहली जो प्रश्नावली है उसका नाम है रियल नंबर्स अर्थात वास्तविक संख्याएं। उसके बारे में कुछ बताया था, यहाँ पे कई चीजें समझाई थी। एक एलसीएम, एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, वो एल्गोरिथम, और एक थी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इन सब के बारे में बताया था और आपके समझ में भी आया होगा। दोस्तों, आज हम जो प्रश्नावली 1.1 है, आज उसके हम सवाल हल करेंगे। और बड़े अच्छे से शांत स्वभाव से एकदम ध्यान देना है, फोकस करना है, समझने पे ज्यादा ध्यान देना है, ना कि लिखने पे। ठीक है, लिखने के लिए आपके लिए टाइम दे दिया जाएगा। यदि टाइम नहीं दिया जाएगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो हल किए हुए जो प्रश्न हैं उनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि आप मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और आप लिखने पे ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, समझना है और बड़े अच्छे से समझना है, ध्यान पूर्वक। कोई जल्दबाजी नहीं। कोई दिक्कत आए तो आप बताना, बीच में आप रोक सकते हैं। आप जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स, जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट लिख सकते हैं या डाल सकते हैं। और YouTube का ये बड़ा ही अच्छा फीचर्स है जिसमें आप अपनी समस्याओं के बारे में अवगत करा सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम अपनी जो क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है प्रश्नावली 1.1 में, ठीक है, जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कहा है कि निम्नलिखित जो ये संख्याएं लिखी हुई हैं, इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, हमको व्यक्त करना है। अब देखिए कैसे करते हैं इनको। हम पहला ही ले लेते हैं, इसको उठा देते हैं। ठीक है, पहला, ठीक है, आंसर करते हैं 140 है। ठीक है, अब इसको हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड जो विधि होती है उसके द्वारा हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। किस तरीके से निकालते हैं, ये 140। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटी से छोटी संख्या देखिए जिसका 140 में भाग चला जाए। क्या 2 का जा रहा है? जी बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि लास्ट में अंक कितना है, 0। और जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 होते हैं वो 2 से भाज्य होते हैं। ठीक है, तो 2 का भाग दें हम, तो ये कितनी बार गया, 2 सत्ते 14, 0। अब देखिए क्या 70 में 2 का भाग जा रहा है? जी बिल्कुल जा रहा है भाई। कितना आ गया, 35 आ गया, आ गया ना। अब देखिए अगली संख्या कितनी आई है, 35। 35 में 2 का भाग जा रहा है, देखिए 2, 2 का भाग दे के देख लीजिए, 2 एकम 2, एक हासिल बची और ये कितना हो गया 15, और 2 सत्ते 14, एक शेष बचा। तो इसका मतलब पूरा भाग नहीं जा रहा। ठीक है, 3 का दे के देखते हैं, 3 एकम 3 और आगे फिर 5 है, 3 एकम 3, 2 शेष बचा, नहीं जा रहा। ठीक है, फिर 4 का, जब 2 का ही नहीं गया तो 4 का भी नहीं जाएगा। फिर 5 से भाग देते हैं, 5 7 35, 5 7 35, 5 7 35। मतलब 5 into 7 जब करेंगे तो कितना आएगा, 35 आ जाएगा, 35। ठीक है, अब बचा कितना है, 7। अब 7 में किसी और संख्या का भाग जाता नहीं, ना ही इसमें 2 का जाता, ना 3 का, ना 4 का। आप देख लीजिए किसी भी संख्या का 7 में भाग नहीं जाता, या तो 1 का जाता है या फिर 7 का जाता है, क्योंकि 7 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 7 एकम 7। ठीक है, तो अब प्रश्न में क्या कहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। अब देखिए 2 एक अभाज्य गुणनखंड है या नहीं, भाई 2 में 1 का जाएगा और 2 का जाएगा, बस किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। 5 है, 5 में 1 का जाएगा और 5 का जाएगा, किसी अन्य संख्या का भाग बिल्कुल नहीं जाएगा। इसी तरीके से 7 है, 7 में 1 का भाग और 7 का भाग अर्थात स्वयं का भाग। ठीक है, किसी और का नहीं जाए।
तो अब इनको हम कैसे लिख देंगे? गुणा के रूप में। कैसे लिख देंगे? गुणा के रूप में। कितना है? कितना आया? 2। अगला 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा ये हो गया 7। ठीक है, तो ये 140 को किस रूप में लिख दिया हमने? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। अब इनका आप गुणा करके देख सकते हैं, 140 ही प्राप्त होगा। ठीक है, 140 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अगला सवाल इसी का दूसरा कितना है? 100 कितना है? 156। कितना है? 156। अब इसी तरीके से इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि से देख लेते हैं। कैसे देखते हैं? कितना है? 156। ठीक है, देखिए क्या 2 का भाग जा रहा है? जा रहा है। जा रहा है क्या भाई? देख लीजिए, 2 सत्ते 14, 1 और 2 अठे 16, बिल्कुल जा रहा है। ठीक है, तो 2 का भाग जा रहा है। इसमें कितनी बार जा रहा है? 78 बार। भाग देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए 78 में भाग है, सबसे छोटी कोई भी अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य नहीं, मतलब सबसे छोटी कोई भी संख्या जिसका भाग जा रहा हो, 2 है, बिल्कुल है, 2 से जा रहा है। 2 तिया 6 और 2 नाम 18। ठीक है, अब देखिए अगली संख्या कितनी आ गई? 39। 39 में क्या 2 का भाग जा रहा है? भाई इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है। अगर होता तो इसमें भाग चला जाता, लेकिन इकाई का अंक कितना है? 9 है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। आगे देखिए फिर 3 का जा रहा है? जा रहा है भाई, जा रहा है। 3 एकम 3 और 3 दिया 9। अब 13 में किसी और संख्या का नहीं जाएगा, 13 का स्वयं का ही जाएगा। 13 एकम 13। ठीक है, 13 एकम 13। अब ये क्या प्राप्त हो गया हमको? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इनका हम गुणा करके लिख देंगे, तो ये अभाज्य गुणनखंडों का क्या हो जाएगा? गुणनफल। ठीक है, तो 156 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। कितना? 13। ठीक है, आ गया? हो गया ये समझ में? ये अच्छे से ये समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगला देखिए, इसमें कितना है? 3825। कितना है? 3825। अब इसको भी इसी तरीके से हल करना है। ठीक है, इसको भी इसी तरीके से हल करना है। यहां पे 3825 लिख लीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब देखिए क्या इसमें 2 का जा रहा है? इकाई का अंक देखो कितना है? 5 है। अब ये तो एक विषम संख्या है, 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए, तो 2 का भाग चला जाता, नहीं जा रहा। अब 3 का देख लीजिए एक बार। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 7 21 और 1 15, बिल्कुल जा रहा है। 3 का भाग देख लीजिए कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 7 21, भाई 2 बचे तो 2 उतार लिया, तो कितना हो गया? 22। ठीक है, 21, एक बचा और 3 पंजे 15। ठीक है, ये 3 का भाग चला गया। अब देखिए क्या आगे भी 3 का भाग जा रहा है? देख लेते हैं। 3 चौकी 12 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ये बिल्कुल जा रहा है सर, बिल्कुल जा रहा है। अब आप ये कहोगे सर क्यों आप तो इतना टाइम लगा रहे हो? बच्चों टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, ये नहीं, आपको समझ के करना है। आपकी थोड़ी सी गलती आपका पूरा सवाल गलत कर सकती है। ठीक है, गणित एक ऐसी चीज जिसमें अगर एक चिन्ह भी गलत हो जाए ना, प्लस माइनस का भी, ठीक है, तो पूरा का पूरा जो सवाल होता है
जो, ठीक है, कंप्लीट जो सवाल होता है वो भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमें गलती नहीं करनी, हमें बड़े सावधानी से हल करना है हर एक चीज को। ठीक है, और समझते हुए करना है। मेरा उद्देश्य यहाँ पे ये नहीं कि आपके लिए मैं सीधे के सीधे उत्तर रटा दूं, नहीं। मेरा उद्देश्य है कि मैं कंसेप्ट को समझाऊं, उसको बताऊं, और आपके वो समझ में आए कि ये कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, किस प्रकार से हम कर सकते हैं। चाहें तो इसको मैं फटाफट करके मैं लिख सकता हूं, ठीक है, लेकिन उद्देश्य ये नहीं कि भाई मैं इसको हल करूं। उद्देश्य यह है कि आपके समझ में आना चाहिए। ठीक है, उद्देश्य मेरा यह है कि आपको समझ में आना चाहिए, ना कि मेरे भाई मैं तो इसको लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये नहीं, आप जल्दीबाजी ना करें, बिल्कुल आराम आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, आगे भाग दे के देखिए, क्या 3 का जा रहा है? 3 एकम 3, एक बचा, 2 ताल लिया 12, 3 चौका 12, 5, 3 एकम 3, 2 से स्पल बच रहा है, नहीं जा रहा। 4 का, भाई 2 का ही नहीं गया तो 4 का भी नहीं जाएगा। 6 का, सॉरी 5 का, हाँ 5 का देके देखते हैं। 15 40, 5 8 जा 40, 40, ठीक है, और 2 बचा, और 5 5 जा कितना हो गया? 25। ठीक है, इंग्लिश के बजाय मैं हिंदी एकदम बढ़िया बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बीच बीच में मैं वर्ड यूज कर दूंगा, बाकी आपके समझ में तो आ रहा होगा ना। ठीक है, तो 5 का भाग यदि हम इसमें दें तो 15 40 8 8, ठीक है, 5 गुणा जब 8 करते हैं तो 40 आएगा। ठीक है, बचा कितना? 2 बचा, और 2 पचम 25। ठीक है, बच गया। अब देखिए क्या 85 में 5 का भाग जा रहा है? देखे देखते हैं। 5 एकम 5 और 5 7 35, कितना? 35। ठीक है, 17 आ गया। अब 17 में भाग दे के देखिए, 2 का जा रहा है? नहीं जा रहा। 3 का, 17 में 4 का, 5 का। 17 एक कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य संख्या में या तो 1 का भाग जाएगा या स्वयं का जाएगा। तो 17 में किसका भाग जाएगा? 17 का। ठीक है, 17 एकम 17। अब जो ये खंड प्राप्त हुए हैं ये कैसे हैं? प्रत्येक अभाज्य है ये। ठीक है, ये संख्या प्रत्येक जो प्राप्त हुई है ना, ये अभाज्य संख्या है ये। ठीक है, अब इनको हमें इस प्रकार से लिख देंगे, 3 गुणा 3, 3 पंजे 15, 15 अट्ठे वो 15, 15 5 15, 15 5 75। ठीक है, और गुणा 17, सॉरी, हाँ, तनांत्य 9, 9 पंजे 45, सॉरी मैंने यहाँ पे 3 3 ऐसे ऐसे करके, ठीक है, कोई ना गलती हो जाती है। तनांत्य 9, 9 पंजे 45, और 45 पंजे के 135, 45 पंजे 135, और गुणा 17 करेंगे तो 3825 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, तो ये अपना इतना आ गया। अगला यहीं पे हम कर लेते हैं हल। कितना है? 5005। ठीक है, इसको हल करते हैं। अब देखिए, 5005 और 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो भाई देखिए, 3 का भाग देके देखिए, 2 का दीजिए, 2 का नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक कितना है? 5 है, जो कि विषम संख्या है। अब 3 का देके देखिए कितना आएगा? 3 का देके देखिए, 3 का नहीं जाएगा क्योंकि संख्याओं का योग करके देख लीजिए, और यदि योग 3 से विभाज्य है, तो 3 का जो भाजकता का नियम वो तो आपको याद होगा है, अगर भाज्य हो जाता, ठीक है, तो इसमें 3 का भाग चला जाता, नहीं जा रहा, तो 5 का दीजिए इसमें। ठीक है,
तो 5 के जब हम भाग देंगे तो 1001 भाई, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, ठीक है, तो 1001। अब इसमें अगली कोई भी संख्या देखिए, किसका भाग जा रहा है, देखिए 5 का जा रहा है क्या, 5 दूनी 10, 0 1 नहीं जा रहा। 6 का, 6 एकम 6 4, 6 चंगे 36, 4 41 नहीं जा रहा। 7 का, 7 एकम 7 3, 7 चौका 28, 2 और 7 1, ओहो इसमें तो जा रहा है 7 का भाग, ठीक है, तो 7 का दे दिए। 7 एकम 7, कितना बचा, 3 बचा, और 7 7 चौका 28, ठीक है भाई, 30 हो गया था ना वो, 7 चौका 28, कितने बच्चे 30 में से 28 गए तो 2 बच्चे, और एक और है, ठीक है, साइड में रख दीजिए, एक 2 रहे, वो 21 हो गए, और 7 दिया 21, ठीक है, भाग जा रहा है। अब देखिए इसमें कितने का भाग जा रहा है, 143 में, 143 समझ में आया आपको कुछ, क्या है ये, नहीं 143 चलिए कोई ना, ठीक है, भाग दे के देखिए, 7 का जा रहा है क्या, 7 दूनी 14, एक 3 नहीं जा रहा, ठीक है। इसमें भाग 8 का दे के देखिए, 8 एकम 8, 6 बच्चे, और 8 7 56, 8 8 64, ओहो एक की कमी रह गई, ठीक है, तो अगला देखिए 9 का, 9 एकम 9, 5, और 9 6 की 54, इसमें भी एक की कमी रह गई। 10 का नहीं जाएगा। 11 का, 11 एकम 11 और 11 ती 33 जा रहा है, 11 एकम 11 और 11 तिया 33, ठीक है, और फिर 13 में 13 का चला जाएगा। इसका मतलब इसके जो अवैध गुणनखंड का गुणनफल कितना आ गया, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है, कितना आ गया, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है, ये अवैध, इतना आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है, चारों आ गए। एक और शेष बचा है, कितना, एक और बचा है, ठीक है, ये 5वां, मैं यहां पे कर देता हूं इसको, कितना है 7429, ठीक है। अब 7429 को हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड से करके देख लें, ये हो गया 7429, भाग दे के देखिए, 1 का जा रहा है, 2 का, आप इसमें भाग दे के देख लेना, ठीक है, 2 का दीजिए नहीं जा रहा, इकाई अंक 9 है। 3 का, 3 और 12 और 2 21 19 नहीं जा रहा। 4 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 2 से ही नहीं गया। 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 2 से और 3 से ही नहीं गया। तो 7 का, इसमें देखिए 7 एकम 7 है और ये 0 7 40 7 नहीं जा रहा। 8 का, 8 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 2 से ही नहीं गया ना, 4 से गया, तो 8 से कहां जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए 10 का नहीं जाएगा, 11 का, 11 सिंह 66 6, और ठीक है 11 सिंह 66 8 2, और 11 पंज 55 नहीं जा रहा, ठीक है। 13 का देके देखिए, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 9, और 13 7 91 1, 13 का भी नहीं जा रहा। 14 का भी नहीं जाएगा, 15 नहीं जाएगा, 16 का 2 4 8 से नहीं गया तो 16 से भी नहीं जाएगा। 17 17 चौका 68, और 17 चौका 68 6, और 17 ती 51, 17 ती 51, ठीक है, 17 ती 51, ये सवाल है कितना, 17 ती 51, और ये सवाल देख लेता हूं मैं एक बार, ये यही है ना, 1729, 17 चौका 68 बच्चे कितने 6, और 17 तिया 51, 51 9 और 3, और 17 34 हाँ
17 3 51, 9 और 2 11, हाँ 17 का जा रहा है इसमें, 17 एकम वो 17 चौकी 68, ठीक है, और 17 3 51 और 17 सत्ते 119, कितना 17 सत्ते 119, ठीक है। अब इसमें अगला देखे देखिए 17 का जा रहा है क्या, फिर 17 दूनी 34 नहीं जा रहा, ठीक है, 18 का नहीं जाएगा, 19 का देके देखिए, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, कितना बचा 5 और 17 19 या 57, ठीक है, और ये 23 में 23 का ही भाग जाएगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो हमारा जो इसका आंसर है वो कितना आ गया, वो आ गया 17 इंटू 19 और इंटू 23, ठीक है, ये क्रम आया है देखिए, ठीक है, अभाज्य संख्याओं का। तो इस तरीके से ये हमारा सवाल हो जाएगा, ठीक है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, मेन चीज। अब ये मत समझना कि भाई इतना मैंने टाइम लगाया है, मैंने प्रत्येक संख्या में आपको भाग देना बताया है कि भाग दे के देखना है, ये नहीं कि आप सीधे ही देते चले गए भाग, छोटी संख्या से तो देखा ही नहीं और आगे जाके उत्तर रट ले, उत्तर रटने से नहीं, कंसेप्ट को समझना है आपको, देखना है कि कैसे हुआ है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी सवालें हैं, आप उदाहरण में देख के उनको भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है। अब अपना दूसरा सवाल है कि पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, पहला ही सवाल ले लेते हैं, ठीक है। करना क्या है हमको, 26 के एलसीएम लिख ले, 26 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमको लिख लेने हैं, ठीक है। इनके पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने, पहले अभाज्य गुणनखंड लिखिए, 2 इंटू 13 हो जाएगा, ठीक है भाई, 13 दूनी 26, 13 में किस संख्या को भाग नहीं जाता, ये लिखिए 7 इंटू 13, 13 7 91, ठीक है, लिख लिया। अब इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ होगा, दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन कितना है, कितना है 13 है, सबसे छोटी घात, भाई घात इस पे एक तो है, एक ही है सभी पे, ठीक है, तो सबसे छोटी घात कौन सी है, यही है, तो इसमें से एक ले लेना है, ठीक है। तो 13 कितना, 13 हो गया अपना क्या, एचसीएफ हो गया। अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है, क्या एलसीएम, एलसीएम की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बड़ी जो घात है वो लिखनी है और प्रत्येक में से जो अभाज्य गुणनखंड है उसके गुणा करना है, मतलब ठीक है। अब देखिए 2 है, इसमें नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन 2 की सबसे बड़ी घात है इसमें ही है, ठीक है, तो 2 इंटू, आगे देखिए 13 है, इसमें भी है लेकिन बड़ी घात है, दोनों में बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही तो को लेंगे, इंटू 13, इसमें 7 है, ठीक है 7। बात यह है कि कोई भी अभाज्य गुणन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, अलग तरीके का हो, और यदि समान अभाज्य गुणनखंड है तो उसमें जो जिसकी बड़ी घात है या तो उसको लेंगे, यदि बराबर घात है तो उसमें से एक ले लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 13 7 91, ये हो गया आपका 182, कितना 182। अब हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है, क्या करनी है, उत्तर की जांच करनी है, भाई जांच के लिए ही तो बोला है, उसने क्या कहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। अब हम जांच यहां पे कर लेते हैं, ठीक है, जांच, जांच में क्या कहा है कि दो संख्या उनका गुणनफल, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीनो
दैट हम जानते हैं कि HCF इंटू LCM बराबर A इंटू बी होता है। अब ये तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, तो इसको तो आप जानते ही हैं, ठीक है, यही सिद्ध करना है आपको, ठीक है। तो दो संख्याओं का, अब मैं इसको A मान लेता हूं, A बराबर, और इसको B मान लेता हूं, ठीक है। A इंटू बी बराबर होंगे HCF, ठीक है, इंटू LCM, ये हमको सिद्ध करना है। अब देखिए A का मान रखिए, A का मान कितना है, 26 इंटू 91 बराबर, ठीक है, HCF कितना आया आपका 13 इंटू, ये कितना हो गया, LCM कितना है 182, ठीक है। आप गुणा करके देख लीजिए, ये कितना आ जाएगा आपका 26 का 26 और 9 की 54, 5 और 9 दूनी 18, 18 और 5 कितने होते हैं 23, ये 6 6 3 और ये 2, ठीक है। इनका भी ऐसे ही गुणा करके देख लीजिए, 13 दूनी 26, 8 8 या 24, ठीक है, 2 और 8 और 2 10, ठीक है, और ये 13, ये 6 6 3 और 2। अब देखिए ये भी समान है इसके, ठीक है, ये और ये दोनों संख्या कैसी है, समान है। इसका मतलब कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर है HCF इंटू LCM के, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला इसी का, अगला क्या कहता है, 510 है, 510 हम इसको A मान लेते हैं, ठीक है, ये A और ये क्या है B, ठीक है। A बराबर, ये 510 है ना, 510 के क्या लिखने हैं हमको, गुणनखंड लिखने हैं, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे इसके, अभाज्य गुणनखंड यदि हम करेंगे तो इसके आएंगे, करके देख लेना आप, 3 पंजे 15 और 3 पंज 15 और इंटू 10, ठीक है। तो सॉरी, इसके आ जाएंगे आपके 3 पंजे 15, 2 इंटू 5, 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 30 हो गया और इंटू 17, ठीक है, 17 51, ये आ गए इसके, ठीक है। ऐसे ही बिन में क्या आ जाएंगे, ठीक है, कितने आएंगे, बिन में क्या आ जाएंगे अपने 2 इंटू, ये आ गए इसके 40, 23 दूनी 40 और इंटू क्या आ गया इसका 23 आ गया, ठीक है, इतने आ गए। अब हमें फिर सिद्ध क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। अब जांच करनी है, हमें क्या करनी है, जांच, क्या करनी है, जांच। अब जांच के लिए हमें करना क्या है, A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM, ठीक है, HCF इंटू LCM। A कितना है भाई, A कितना है अपना 510 इंटू B कितना है, B कितना है 92 बराबर। अब अरे हमने LCM और HCF तो लिखे ही नहीं, देखिए इसके HCF कितना आएगा, HCF कितना आएगा, कॉमन चीज देखिए इसमें एक ही है, ये 2, ठीक है, और कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब HCF कितना आ गया अपना 2 आ गया। LCM कितना आएगा, LCM देखिए कितना आएगा, इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 2, ये 2 गुणा 2 है ना, तो इसको मैं 2 की पावर 2 लिख देता हूं, ठीक है। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, इसकी है, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 2 की पावर 2 इंटू, इसमें कितना है 3 और 5 17 और 23, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 3 2 की पावर 2 इंटू 3 गुणा 5 गुणा 17
और गुणा कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और जब हम इसको हल करेंगे तो ये कितना आएगा, चलिए ये मेरे को याद है, रटा रटाया है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 23,460, इसको हल करने पे आएगा। ठीक है, आप गुणा करके देख लेना, यही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो अपना जो एचसीएफ कितना आ गया, 2 गुणा, यह है 23,460, 23,460। जब आप इन दोनों को जब हल करोगे ना तो ये समान ही आएगा। ठीक है, आप इसको हल करना, अरे थोड़ी सी प्रैक्टिस तो कर लेना, आप भी तो करो थोड़ी प्रैक्टिस, ये नहीं कि मैं यहां पे रटाता जाऊं कराता जाऊं। ठीक है, तो इसको आप हल कर लेना, ये आपका जो मान आएगा ये दोनों का कैसा आएगा, समान आएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। अब देखिए ये वही संख्या ए मान ली और ये बी मान ली। ठीक है, अब इसके हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। क्या, एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। ठीक है, तो 336 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, कितने होंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, और 16 32 16। ठीक है, अब इसमें 16 कब आएगा, 16 एकम 16 32 2 16 एकम 16 21, सॉरी, गुणा 3 और इंटू 7, ये आपके आ जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल के देख लेना। ठीक है, उसके बाद कितनी है, 54, कितना है 54, 2 दूनी 4, कितना हो गया, 2 से ये 27 बार, हाँ 27, 3 9 3 इंटू 9 9 9 27 और 27 दूनी 54। ठीक है, तो ये आ गया इसके। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एचसीएफ। एचसीएफ देखिए, सबसे छोटी घात भाई, यदि मैं चाहूं तो मैं ये 2 कितनी बार है, 4 बार है ना, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 2 की पावर 4। ठीक है, ये 1 हो गई, और ये 3 को मैं ऐसे लिख दूं 3 की पावर 3, और ये 1 और ये 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए कि एचसीएफ निकालना है, तो सबसे छोटी जो घातें लिखी हुई है जिस संख्या की भी, उसको लेंगे और उनका फिर आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए लेकिन होना ये चाहिए कि वो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, अब देखिए 2 है, दोनों में कॉमन है, सबसे छोटी घात वाली कौन सी है, ये है, तो इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिए 3 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। ठीक है ना, इसमें भी है ये 3 और इसमें भी, लेकिन छोटी घात किधर है, ऊपर वाले में। ठीक है, तो ऊपर वाले को लिख देंगे, और ये आपका कितना हो गया, 6 हो गया भाई, 2 तिया 6 भाई, घात 1 है तो मतलब 1 ही है। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे हम। एचसीएफ निकालने में इतनी दिक्कत नहीं आती क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ही कम करनी पड़ती है हमें एचसीएफ निकालने में, लेकिन एलसीएम निकालने में ना पसीने छूट जाते हैं। बात ऐसी नहीं है कि पसीने छूट जाते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बहुत बड़ी करनी पड़ती है कई बार। ठीक है, अब देखिए ये दोनों कॉमन है, तो सबसे बड़ी घात ले लेंगे जब एलसीएम निकालते हैं, तो 2 की पावर 4। अब ये 3 है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, लेकिन बड़ी घात लेंगे तो 3 की पावर 3। ठीक है, आगे 7 इसमें तो है नहीं, इसमें ही है, तो इसको ले लेंगे। ठीक है, 7 की पावर 1। अब इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये तो हो गया 16, और ये हो गया 9 27, और ये हो गया 7। इसका गुणा कर लीजिए, जब इसका आप गुणा करते हैं तो कितना आता है, इसका जब आप गुणा करते हैं तो आता है 3024। कितना, 3024, कितना आता है 3024।
ठीक है, आया इतना समझ में। अब हमें जांच क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। पिछले दो जो सवाल थे उनमें भी यही किया। ठीक है, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो ए इंटू बी क्या है, 336 इंटू 54, 336 इंटू 54 बराबर ये कितना है, एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम कितना है 3024। ठीक है, हल कर लीजिए इसको। ये हो गया 6 चौका 24, 2 6 दूनी 12 और 14। ठीक है, और 6 दूनी 12 और 2 14 और 3 6 18। ठीक है, और ये भी नहीं आ जाएगा 18,144। ठीक है, ये दोनों समान ही आएंगे। नहीं आपको विश्वास तो आप करके देख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अब क्या कह रहा है प्रश्न अगला तीसरा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, ये तीन पूर्णांक दे रखे हैं 12, 15 और 21। ठीक है, इनको अब कैसे हल करेंगे, देखिए 12 और 12 के अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए, 2 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। 15 15 के अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए, भाई ऐसे निकाल सकते हैं ना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो 3 पंजे 15 और 1 21 है, 21 के लिख लीजिए कितने हो जाएंगे 3 7 21। ठीक है, अब इसका एचसीएफ निकालना है हमको। क्या एचसीएफ, जब एचसीएफ निकालेंगे हम तो हमें करना क्या है, मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, ठीक, एचसीएफ निकालेंगे सबसे छोटी संख्या देखनी है कॉमन। भाई पहले तो देखनी है कि तीनों में कॉमन हो वो संख्या, और उसमें भी ये देखनी है फिर सबसे छोटी जो घात है वो लिखनी है। ठीक है, अब देखिए क्या दो कॉमन है इसमें, इसमें है क्या, नहीं है। 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, घात तीनों पे एक ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 आ गया। आगे देखिए इसमें कोई और संख्या नहीं है, 5 है, ये इसमें नहीं है, नहीं इसमें है 5, इसमें 7 है, इसमें है नहीं। ठीक है, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया 3 ही आ गया। अब एलसीएम निकालेंगे हम, क्या एलसीएम। ठीक है, अब चाहे वो कॉमन हो या मत हो, लेकिन प्रत्येक जो अभाज्य गुणनखंड है उसकी क्या लिखनी है हमें, सबसे बड़ी जो घात है वो संख्या लिखनी है। ठीक है, 2 की सबसे बड़ी घात किसी और में है क्या, नहीं है ना, यहीं पे है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3, 3 की घात है सबसे बड़ी एक ही है, तो 3 की पावर 1। ठीक है, उसके बाद में 5 और ये 7, क्योंकि किसी और में तो है नहीं, कोई और बड़ी घात है नहीं इनकी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 4 इंटू 3, ये 3 चौका ये 12 और 12 65 लिख लीजिए, देखो 4 3 5 और ये 7, ये कितना हो गया 3 चौक 12, 12 पंज 60। ठीक है, और 420 कितना हो गया 420, या इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अगला है 17 23 और 29। ठीक है, अब 17 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, क्या आएंगे 17 में 1 का भाग जाएगा और 17 का जाएगा बस, तो 1 गुणा 17। ठीक है, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 1 गुणा 23 और 29। भाई इनमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो ये इसको क्या लिख देंगे 1 गुणा 29। ठीक है, ये अब देखिए एचसीएफ निकालना है हमको, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तीनों में कॉमन होनी चाहिए पहली बात तो संख्या। अब देखिए 1 है, ये तीनों में कॉमन है। ठीक है, और 1 की सबसे छोटी घात है, भाई 1 पे 1 ही तो है। ठीक है, कोई और तो नहीं है, इन पे भी 1 1 ही है घात तो। ठीक है, तो 1। ठीक, अब 17 के एन में किसी और में है, नहीं है। 23 के एन में है, नहीं है।
और 29 क्या इन दोनों में है नहीं है, तो इसका मतलब उसको नहीं लिखेंगे। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। अब एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम देखिए, प्रत्येक अभाज्य जो गुणनखंड है वो लिखना है हमें, ठीक है। एक है, एक तीनों में कॉमन है। सबसे छोटी जो सबसे बड़ी जो बड़ी घात है वो लिखनी है। घात बड़ी कहाँ है इसमें, सबके ऊपर एक ही है, तो एक को एक, ठीक है, गुणा ये 17, 23 और इंटू 29, ठीक है। सभी अभाज्य गुणनखंड आ गए भाई। इनमें देखिए 1 आ गया, 17 भी आ गया, 23 भी आ गया और 29 भी आ गया। कोई अभाज्य गुणनखंड छूटा तो नहीं छूटा ना। तो अब जब हम इसका जब गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा दोस्तों 11,339। कितना, 11,339। आप इसको हल भी कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको हल कर सकते हैं बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए टाइम बहुत हो गया है तो उस वजह से मेरे को जल्दी करनी पड़ रही है, ठीक है। और भी जो क्लासें हैं बाकी हैं, ठीक, तो इसलिए तो इसका ये आंसर आ गया। अगला है 8, 9 और 25। 8, 9 और कितना है 25, ठीक है। 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो गए, ठीक है। 9 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 आंतिया 9 हो गया। और अब ये 25 है, ठीक है। तो 25 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 25, ठीक है, 5 25। अब देखिए एचसीएफ निकालेंगे। देखिए कोई इसमें कॉमन है क्या, 2 इनमें है क्या, नहीं है। 3 इनमें है, नहीं है। 5 इनमें है, नहीं है। लेकिन आपको पता होगा कि इन सब में 1 का गुणा तो हो ही रहा है ना, 1 का तो गुणा सब में ही हो रहा है या नहीं। तो इसका मतलब 1 तो कॉमन है, तो हमारा जो एचसीएफ है वो हो जाएगा 1, ठीक है। एलसीएम जब हम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा अपना, एलसीएम देखिए, ये समझाने के लिए था, ठीक है। और अब एलसीएम जब हम निकालेंगे तो देखिए 2 की जो सबसे बड़ी घात है यही होगी भाई, 2 की पावर 3। तो इसको हम ऐसे लिख दें कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 हो जाएगा ना ये। तो 2 की पावर कितनी, 3 कितनी होती है 8, ठीक है, कोई नहीं, बाद में उतार लेंगे। ये 3 गुणा 3, इसको मैं ऐसे लिखूं 3 की पावर 2, ठीक है। और 5 गुणा 5, ये 5 की पावर 2, ठीक है। तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा 8, और ये 9 और ये 25, 25 अट्ठे 200, और 200 गुणा जब 9 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18, ठीक है। तो ये आपका आ गया एलसीएम, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, बिल्कुल। देखिए आपका चौथा सवाल है। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि एचसीएफ क्या है, कि एचसीएफ 306 और 657, ये 2 संख्याएं हो गई, ये तो हो गई ए और ये हो गई बी, ठीक है, बराबर 9 दिया है। तो एलसीएम 306 और 657 क्या होगा, मतलब वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, मैंने आपको एक चीज बताई थी। सबसे पहले हमको लिखना है बी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल, ठीक है। तो एचसीएफ कितना दे रखा है अपना, कितना है एचसीएफ 9, ठीक है। एलसीएम को हम x मान लेते हैं, ठीक है। एलसीएम हमको क्या करना है, याद करना है, बराबर ए कितना है 306, कितना है 306, और बी कितना है 657, कितना 657, ठीक है। ये तो आपके समझ में आ गया होगा, ये तो मैंने आपको पहले ही लिखा दिया था। ये एक, ठीक है, ये याद रखना है आपको कि दोनों जो संख्याएं होती हैं उनका गुणनफल है ना, उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो 9 इंटू एक्स बराबर 306 इंटू
350 वो 657, ठीक है, तो 57, ठीक है। जब x निकालेंगे हम तो 306 इंटू 657 में भाग देंगे किसका, किसका देंगे, 9 का। भाई ये 9 नीचे चला जाएगा, जाएगा या नहीं, ठीक है। अब इससे काट लेते हैं, 9 7 63, ठीक है, और 9 तिया 27, कितना हो गया, 73 बार कट गया, ठीक है। अब 73 का गुणा कर लेते हैं, हम इधर कर लेते हैं, 73 306 इंटू 73, ठीक है, 3 सिंह 18 और 9 और ये 42 और ये 3 7 21 और 3 9 4 13 और 2, ठीक है। तो जो आपका आंसर होगा 22,338 हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी जो दूसरी जो संख्या, सॉरी, जो एलसीएम हमारा जो प्राप्त होगा, ये क्या है अपना एलसीएम, ठीक है। एक्स बराबर ये क्या था अपना एलसीएम, ठीक है, ये क्या है एलसीएम प्राप्त हो गया, कितना 22,338, ठीक है। इसको नोट कीजिए। ठीक है। अब पांचवा सवाल क्या कहता है, ज्ञात कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। कहने का मतलब देखिए क्या है कि यदि हम 6 की पावर n है और n कोई क्या है प्राकृतिक संख्या, ठीक है, और प्राकृतिक संख्या है तो क्या जो संख्या जो प्राप्त होगी वो क्या फिर 0 पे समाप्त हो सकती है, ये हमको क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है ज्ञात करना है, n बराबर, ठीक है, जो प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, तो माना n बराबर 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है, अनंत तक। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो n बराबर 1 पर, ठीक है, रखिए 6 की पावर 1 बराबर कितना आया 6, n बराबर 2 पे, ठीक है, n बराबर 2 पर क्या प्राप्त होगा, n बराबर 2 पर क्या प्राप्त होगा, 6 की पावर 2, भाई n का मान मैंने 2 रख दिया ना, तो 6 छंगा 36। आगे देख लीजिए n बराबर 3 पे, ठीक है, n बराबर 3 लेके देख लेते हैं, तो 6 की पावर 6 और 6 n की जगह हम जब 3 रखेंगे तो 6 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 की पावर 3 और ये कितना आ जाएगा, 36 216, ठीक है। इसी तरीके से आप 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 6 7 8 9 10 जितना चाहें आप 6 की पावर में रख सकते हैं n का मान, ठीक है। अब देखिए इसने कहा क्या है कि कोई अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, कहने का मतलब यह है कि जो अंतिम जो अंक है वो 0 आ सकता है, नहीं आएगा, क्योंकि जो प्रत्येक अंक आएगा ना इकाई का अंक, इसमें वो कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। यदि ये कोई संख्या, ये जो संख्या प्राप्त हो रही है यदि 2 और 5 का यदि इसमें गुणज होता, भाई इसमें यदि 2 और 5 का गुणज होता जोड़ा, तो ये संख्या की हम कह सकते थे कि ये जो संख्या है 0 पे 0 आ जाएगा इसमें इकाई का अंक, लेकिन इसमें 2 और 5 का कोई गुणज है ही नहीं, इसमें तो सब 6 के ही गुणज है, ठीक है। 6 इंटू 6 इंटू 6, भाई 6 की पावर 4 रखोगे तो 6 का गुणा 4 बार हो जाएगा ना, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, ठीक है। तो इस तरीके से अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी जो प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी, ठीक है, नोट कीजिए और ये लिख लेना ये लाइन, संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर
समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अतः संख्या। ठीक है, अब देखिए छठा प्रश्न क्या कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 3, ठीक है, और 6 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, ये दो संख्या दे रखी है, अब इनको देखना है कि भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, पहली संख्या ले लेते हैं हम। ठीक है, 7 गुणा 11 गुणा 13 और ये प्लस में क्या है, ये प्लस में क्या है 13, प्लस में क्या है यहाँ पे 13 है। ठीक है, कितना है 13। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि भाई ये संख्या है ना, ये भाज्य क्यों है। देखिए यहां आपको कुछ दिख रहा है 13, यहां भी 13 है। ठीक है, मैं 13 यहां से कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, इसको मैं ए मान लेता हूं संख्या को। ठीक है, जब हम इसको हल करेंगे तो ये 7 गुणा 11 गुणा 13, अब मैं इसमें से कॉमन ले लू 13, भाई 13 यहां से भी आ जाएगा, यहां से भी आ जाएगा, तो यहां क्या बचेगा 7 गुणा 11, ठीक है, गुणा 1 और ये प्लस में 1। ठीक है, यदि मैं इसको बी मान लू, क्या मान लू बी, इसको मैं पूरे को क्या मान लेता हूं बी मान लेता हूं। ठीक है, कि मैंने पूरा क्या मान लिया बी, तो ये क्या आ जाएगा ए बराबर 13 बी। अब देखिए जब इसमें मैं 13 का भाग दूं, ये जो 13 है इसका मैं यदि इसमें भाग दूं तो भी ये भाज्य होगी। ठीक है, यदि इधर भी, कुल मिला के कहने की बात ये है कि ये जो है इसके जो फैक्टर आएंगे, ठीक है, इसके जो फैक्टर आएंगे वो कितने आएंगे। देखिए इसमें एक का भाग दे सकते हैं। अब जो ये संख्या है ना ए बराबर 13 बी, ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी संख्या का भाग जा सकता है, इसके जो फैक्टर होंगे ना, ठीक है, वो कौन कौन से होंगे, कौन कौन सी संख्या से भाज्य होगी। एक तो 1 से हो जाएगी, भाई 13 बी में भाग दे के देखो 13 बी आएगा। ठीक है, एक कितने से हो जाएगी 13 से हो जाएगी, 13 एकम 13, तो एक बी आ जाएगा। ठीक है, ए बराबर, और यदि मैं ए से भाग दूं, ठीक है, तो ए बराबर कितना है 13 बी है, तो ए बराबर 13 बी है ना, और यदि मैं ए से भाग दूं तो यहां पे 13 मतलब ए से भी भाज्य हो जाएगी, और यहां ये बी से भी भाज्य हो जाएगी या नहीं। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये जो संख्या है ये भाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर आ रहे हैं, कौन कौन से, एक आ रहा है 13 आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जब चार चार चीजों से, मतलब चार चार फैक्टरों से भाज्य हो रही है, तो इसका मतलब ये जो संख्या दी हुई है ये भाज्य होगी। ठीक है, और इसी तरीके से अगला देख लेते हैं। इसमें अगला है ए बराबर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। ठीक है, ए बराबर, अब देखिए यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यदि मैं 5 कॉमन ले लू तो 5। ठीक है, 7 इंटू 6 इंटू 4, ठीक है, और ये प्लस में 1। भाई 5 जब कॉमन बाहर आ गया तो इसका मतलब यहां से भी 5 आ जाएगा कॉमन। ठीक है, अब मैं इसको क्या मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं मैं बी, तो मैं ऐसे लिख दूं इसको ए बराबर 5b। ठीक है, जब ए बराबर 5b आ गया तो इसमें मैं भाग दे सकता हूं, एक का भी दे सकता हूं, जा रहा है ना एक का, 5 का भी जा रहा है इसमें भाग, बिल्कुल जा रहा है, ए का भी इसमें भाग जाएगा। जब मैं ए बराबर, ठीक है, मैं इसमें भाग दूं ए का भाग दूं तो ए बराबर कितना है दे रखा है वैसे 5b। ठीक है, तो 5b का गया तो ए बराबर यहां पे कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, नहीं आए समझ में,
भाई देखिए जो इसके जो फैक्टर है ना, ये कितना है, ये कैसे लिख जाएगा, a बराबर 5 इंटू बी। तो इसका मतलब इस संख्या में हम जब भाग देंगे ना तो एक से भाग दे सकते हैं भाई, इंटू एक एक करें यदि हम इसमें, तो क्या इस संख्या पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो एक तो फैक्टर अपना कितना आ गया, एक। भाई एक तो फैक्टर कितना आ गया, एक, एक से भाग दे सकते हैं। दूसरा फैक्टर देखिए, दूसरा कितना है इसमें, 5, क्योंकि यदि हम 5 से भाग दें तो a बराबर कितना रह जाएगा, b रह जाएगा, जाएगा या नहीं, एक बार जाएगा ना 5 में, तो 5 आ गया एक फैक्टर, ठीक है। और यदि मैं b से भाग दूं इसमें, भाई कोई b है और उससे मैं भाग दूं तो कितना आएगा, कितना आएगा, 5 रह जाएगा, ठीक है। तो एक तो इसका b हो गया फैक्टर। यदि मैं b का इधर दे दूं भाग, ठीक है, तो a बटा b कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब भाई a बटा b का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये कि ये अपना b फैक्टर आ गया। यदि मैं एक का भाग इधर दे दूं, ठीक है, और ये आ जाए इधर, ठीक है, तो a बटा b बराबर कितना आ जाएगा, मान आ रहा है ना, a बटा b का मान कितना आ जाए। भाई देखिए यदि मैं b का भाग इधर दे देता हूं, ठीक है, इसका भाग, चलिए इसका इधर दे देता हूं मैं, एक बराबर, भाई जब मैं इधर भाग दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 5b बटे a, ठीक है। तो 5b बटे a बराबर कितना हो गया, एक हो गया ना, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 5b बटा a बराबर एक, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो, हम a से भी भाग दे सकते हैं, तो इसका मतलब जो हमारा a है ये भी फैक्टर है। तो ये कई संख्याओं से विभाजित हो रही है संख्या, इसका मतलब जो दी गई जो संख्या है वो क्या है, ये भाज्य संख्या है, ठीक है। आया समझ में, तो ये इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। उतार लीजिए, इसको नोट कीजिए। और आपकी आपकी क्लास का आज का लास्ट और अंतिम सवाल, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा बड़ा है और लैंग्वेज बहुत बड़ी है, तो उसको मैं ना लिख के सीधा ही समझाता हूं, मैं लैंग्वेज पढ़ देता हूं उसकी। सवाल क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। कोई खेल का मैदान है, कोई खेल का ये मैदान है, ठीक है, इसके चारों ओर क्या है, वृत्ताकार पथ है, ठीक है। मैदान से कोई मतलब नहीं है, ये अंदर वाला है, ये मैदान है, ठीक है, और ये कोई रास्ता है, पथ है, ठीक है, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो जब सोनिया इस मैदान पर दौड़ती है तो इसका एक चक्कर पूरा करने में उसको कितने मिनट लग जाते हैं बच्चों, कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। सोनिया को कितने मिनट लग जाते हैं, 18 मिनट लग जाते हैं, ठीक है, 18 मिनट लग जाते हैं, ठीक। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12, रवि को। और रवि को कितने मिनट लगते हैं चक्कर लगाने में, 12 मिनट, कितने, 12, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। अब मान लिया मैंने कि ये है एक स्थान, यहीं पे दोनों हैं, ठीक है, और यहीं से चलना प्रारंभ कर दिया। चलिए इसका बड़ा वो डायग्राम बना लेते हैं। नहीं नहीं बना, गोल नहीं है, कोई बात नहीं, ये प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है। यहीं पे सोनिया है और यहीं पे कौन है, दूसरे बंदे का नाम क्या है, रवि, ठीक है। रवि, रवि कितना 12 मिनट लेता है एक चक्कर पूरा करने में, और सोनिया कितनी लेती है, 18 मिनट, ठीक है। एक ही स्थान से भगना प्रारंभ करते हैं और मतलब ऐसे भग रहे हैं, ठीक है, ऐसे 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 ये भग जाएंगे यहां से, यूं, ठीक है। जैसा कोई सी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो तो भग रहे हैं बस।
दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब देखिए जो सोनिया है वो तो एक चक्कर, अब कहा क्या है प्रश्न ने कि वो कितने समय बाद एक स्थान पर मिलेंगे। एक स्थान पर कहने का मतलब ये है कि बीच कुछ में, मतलब बीच में तो इनको मिलना ही नहीं है, ठीक है, मध्य में। भाई ये जो है ये भागते हुए मध्य में तो मिलेंगे, लेकिन जो प्रारंभिक बिंदु है उस पे कब मिलेंगे? एक साथ में, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। अब सोनिया है, इसने भागना स्टार्ट किया, ठीक है, 18 मिनट में पहुंची। लेकिन जो रवि है उसने भागना यहीं से स्टार्ट किया, 7 में ही किया, लेकिन वो तो यहाँ 12 मिनट में पहुंच गया। पहुंचा या नहीं पहुंचा? 12 मिनट में ही पहुंच गया। तो सोनिया तो अभी 6 मिनट पीछे आएगी ना, आएगी या नहीं? तो सोनिया, ठीक है, तो जब तक सोनिया यहां पे पहुंचेगी तब तक रवि तो आगे निकल चुका होगा, 6 मिनट में वो आधी दूरी तय कर लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब वो यहां पहुंची तो वो यहां उसने 1.5 चक्कर लगा लिया। जब उसने 1 चक्कर लगाया सोनिया ने, तो रवि ने कितना चक्कर लगा लिया? 1.5 चक्कर लगा लिया, ठीक है। तो लेकिन हमको मिलना यहां पे नहीं है बीच में, ठीक है, ना ही इधर है ना ही इधर, प्रारंभिक बिंदु पर मिलना है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इन दोनों का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम, ठीक है, इन दोनों का निकाल क्या लेंगे? एलसीएम। तो ये 12, ठीक है, 12 के हम अभाज्य गुणनखंड करें तो कितने होंगे? 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ठीक है। और ये 18, ये तो रवि के हो गए और ये सोनिया के, ठीक है। 18 ये हो गए 2 तिया 6 और 6 तिया 18, ठीक है। अब जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, क्यों? क्योंकि हमें ज्ञात करना है कि वो जो प्रारंभिक बिंदु है उस पर कब जाके मिलेंगे, ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु, अब देखिए जब रवि, जो सोनिया है उसने 1 चक्कर पूरा किया, तब तक रवि ने 1.5 चक्कर पूरा कर लिया, ठीक है। अब चाहें तो फिर से ऐसे घुमा घुमा के इसको भी निकाल सकते हैं। फिर रवि जैसे यहाँ पे पहुंचेगा तो ठीक है, इस तरीके से जब, ठीक भाई, जब रवि ने 1 चक्कर पूरा, सोनिया ने 1 चक्कर पूरा किया तो रवि ने 1.5 कर लिया। जब सोनिया 2 चक्कर पूरा करेगी तो सोनिया 3 चक्कर पूरा कर लेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में देखिए सबसे बड़ी घात लिखनी है हमें, दोनों में कॉमन है 2, लेकिन सबसे बड़ी घात इसकी होगी ना, क्योंकि 2 गुणा 2 है, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 की पावर 2, ठीक है, इनटू ये 3 की पावर, यहाँ पे तो 1 ही है लेकिन इसको हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 की पावर 2, ये कितना हो गया? 4, और ये 3 9, और ये कितना आ गया? 9 चौका 36 मिनट। तो इसका मतलब हम 36 मिनट में है ना सोनिया और रवि दोनों प्रारंभिक जो स्थान था वहीं पे